लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की नई कार्यकारिणी की लिस्ट आ गई है और इस कार्यकारिणी में बहुत सारे नाम हैं, मगर हम हेमंत खंडेलवाल की नई टीम और नई कार्यकारिणी के बारे में बात तो करेंगे ही, मगर साथ में वो बात भी करेंगे कि कार्यकारिणियों का गठन कैसे होता है, कैसे इनके पर्दे के पीछे की कहानियाँ होती हैं, कैसे दांव पैंच चलते हैं, कैसे एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है और कैसे एक दूसरे अपने अपने लोगों को इस कार्यकारिणी में जगह दिलवाई जाती है। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी और राजेश बादल जी हैं। साहब का बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये जो बीजेपी की बड़ी तकरीबन 3 महीने 12-21 दिन के इंतज़ार के बाद हेमंत खंडेलवाल की जो कार्यकारिणी आई है, तो कहने को तो ये है कि उन्होंने बड़े जल्दी लिया है, मगर क्या कहानी है पर्दे के पीछे की? नहीं, देखो 3 बॉस, महीने भी क्यों लग गए? देखो पहली बात तो ये भी देखिए कि जब हेमंत खंडेलवाल का चुनाव हुआ कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के अध्यक्ष के रूप में, तब भी सब लोगों को आश्चर्य हुआ था। वो कि दौड़ में नहीं थे और उन्होंने खुद ने भी बाद में स्वीकार किया कि मैंने तो कभी किसी चीज़ के लिए बात नहीं करी थी। तो अक्सर राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि इस तरीके के जिसको कहते हैं सरप्राइजिंग डिसीजंस काफ़ी लगातार आते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल की जो कार्यकारिणी आई है उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पिछले साल लगभग इसी समय जो कार्यकारिणी घोषित की थी उसमें 177 या 175 नाम थे। तो कांग्रेस कार्यकारिणी को बहुत जंबो कार्यकारिणी कहा गया था, क्योंकि उसमें वो सारी गुटिया राजनीति को, जीतू पटवारी को, सबको संभाल के रखना। कुछ लोग दिल्ली के नेताओं के लोग थे, कुछ लोग दिल्ली के जो प्रभारी है उन लोगों के लोग थे, कुछ लोग लीडर ऑफ अपोजिशन आपके जो लीडर है उनकी उमंग सिंगार के लोग थे। तो अलग अलग गुटिया राजनीति। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि किस तरीके से कार्यकारिणी गठित होती है, तो निश्चित रूप से खंडेलवाल जी ने जो कार्यकारिणी बताई वो बनाई है, वो छोटी भी है और मुझे लगता है असरकारक भी होगी और बहुत जल्दी बना ली है बनिस्बत बाकी लोगों को। उसमें तो जीतू पटवारी का नाम यदि हम लेंगे क्योंकि वो कांग्रेस की कार्य, लेकिन इसके पहले यदि वीडी शर्मा की उसमें देखेंगे तो मुझे लगता है 10-11 महीने लग गए थे उनको। वीडी शर्मा को 10 महीने लगे, नंद कुमार चौहान को 7 महीने लगे और प्रभात झा को 5 महीने लगे। तो प्रभात झा ऐसा लगता है कि अब तो नहीं है, आपके हमारे सबके मित्र रहे थे, कि आपको लगता है क्यों राजेश जी, आपके हमारे सबके मित्र है कि प्रभात झा उस हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव या वजनदार अध्यक्ष माने जा सकते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी से केंद्रीय नेतृत्व से उनके जो कार्यकारिणी के लोग थे उनको हरी झंडी दिलवा दी थी। लेकिन हेमंत खंडेलवाल एक बहुत ही लो प्रोफाइल जिसको कहते हैं नेता है, और उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई है उसमें से 13 या 14 लोग तो वापस रिपीट किए गए हैं, कुछ लोग नए आए हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकारिणी जब बनती है तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि उस पार्टी का संविधान क्या बोलता है कि कितने पद होना चाहिए। और दूसरी बात, हर पद को, मतलब सारे पद एक साथ नहीं भरे जाते हैं। फिर इसमें गुटिया खींचतान होती है कि आज की तारीख में लग रहा है कि मोहन यादव की ज़्यादा चल रही है और शिवराज सिंह जी किनारे पर हैं। तो आज की कार्यकारिणी में निश्चित रूप से देखा गया होगा कि शिवराज सिंह के कुछ लोगों को भी लिया गया होगा। हाँ। तो शिवराज सिंह जी के यहाँ से भी फ़ोन गए होंगे कि मेरे लोगों को लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब नए आ गए भारतीय जनता पार्टी में तो उन्होंने भी कहा होगा कि मेरे कुछ लोगों को, तो प्रभुराम चौधरी है, इस तरीके के लोग उनके आ गए। तो गुटिया संतुलन और जो रीजनल जिसको बैलेंस कहते हैं कि आपको मालवा का भी ध्यान रखना है, बुंदेलखंड का भी ध्यान रखना है, महाकौशल का भी रखना है, तो ये जो सारी चीज़ें वो इस कार्यकारिणी में थोड़ी बहुत झलक रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में हम इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा अनुशासन कांग्रेस के बनिस्बत ज़्यादा है और इसीलिए जो इतनी जल्दी कार्यकारिणी बन गई और छोटी कार्यकारिणी बनी। अब प्रश्न उठता है कार्यकारिणी का रोल क्या है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि जीतू पटवारी ने करीब साल भर पहले 177 लोगों की कार्यकारिणी बनाई, जिसमें इतने सारे सदस्य हैं राजेश भाई, आपने भी देखा होगा कि उन लोगों का रोल क्या है। यदि 177 की कार्यकारिणी बन गई तो कांग्रेस तो काफ़ी वजनदार पार्टी मानी जानी चाहिए थी मध्य प्रदेश में, लेकिन आज कांग्रेस का वजूद कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को अपोजिशन की पार्टी जो जिसको कहते हैं, तो एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी तो बहुत सारे लोगों को मंत्री पद नहीं मिलते थे तो उनको संगठन में खपा दिया जाता था। तो इसलिए 177 या 175 की जो कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसको यदि आप भारतीय जनता पार्टी, तो आज भी वही दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि मान लीजिए इंदौर से उनको लिया है तो वो पहले सुहास भगत के नाम से जाने जाते थे जो इंदौर शहर के अध्यक्ष थे गौरव रंडी में, अब वो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बन के आ गए हैं। यार मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो कार्यकारिणी आई है, तो ये तो अभी मध्य प्रदेश में कोई अगले 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, तो ये सब शांति काल के सिपाही लोग हैं कि इनको कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। 25 में से आधे पुराने लोगों को रख लिया, आधे नए लोगों को ले लिया है। तो आप क्या कहेंगे राजेश जी की कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोई गुंजाइश बीजेपी में नहीं रहती जबकि कांग्रेस में रहती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और दरअसल कार्यकारिणी की जो कहानी है वो बड़ी अनोखी होती है। अनोखी इसलिए होती है
कि इसका उत्तर मैं कांग्रेस के नज़रिए से अगर दूं कि एक ज़माने में कांग्रेस के भीतर ये कहा जाता था कि कई कांग्रेस चलती हैं, और जब उनकी कार्यकारिणी बनती थी तो जो छोटी छोटी उप कांग्रेस होती थी, उन उप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उस कार्यकारिणी में होता उप था। कांग्रेस मतलब उप कांग्रेस मतलब जैसे एक अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा की कांग्रेस हो गई, माधवराव सिंधिया की हो गई, श्यामाचरण शुक्ला की हो गई, सुरेश पचौरी की हो गई, अर्जुन सिंह की हो गई, दिग्विजय बाद सिंह। में दिग्विजय सिंह ने उसका उत्तराधिकार संभाल लिया, तो इस तरह कमलनाथ की हो गई। तो ये जो छोटी उप कांग्रेस थी, ये मिला करके फिर उनकी कार्यकारिणी का गठन होता था। एक अब वो उस स्थिति पे आ गई है कि चूंकि लगातार सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस का हाल था, अब बीजेपी का ये हाल है। अब बीजेपी के भीतर भी कई उप बीजेपी हो गई हैं। एक मोहन यादव की बीजेपी है, एक वीडी शर्मा की बीजेपी है, एक शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी है, एक हेमंत खंडेलवाल की बीजेपी है, एक केंद्र की बीजेपी है, एक वो बीजेपी है जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। तो इतनी सारी बीजेपी हो गई हैं, क्या अब उसमें उस कार्यकारिणी में सबको शामिल करना बहुत टेढ़ी खीर है। मसलन आप कांग्रेसियों को एक सीमा के बाहर शामिल कर नहीं सकते। आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग कितने लोग हैं। हाँ, प्रभुराम चौधरी के अलावा मुझे नहीं, प्रभुराम एक आध चौधरी के कोई अलावा और- एक क्षितिज भटका एक नाम एकाध है। कोई नाम हो तो हो। हाँ फिर आप देख रहे हो कि वीडी शर्मा के लोगों का सफाया हुआ है, हाँ बिल्कुल। नए लोग आए हैं, हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हैं। तो इसका पर मतलब मैं ये ये है, राजेश जी ये भी मैं अचरज कर रहा हूँ कि इस कार्यकारिणी में हेमंत खंडेलवाल के कौन लोग हैं। मतलब राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखो इस मैं बताऊं, सारे एनालिसिस में हेमंत खंडेलवाल आलू हैं। हाँ तो एक आलू जमाने वो- में जैसे हाँ, मोतीलाल वोरा हुआ करते हाँ, थे बस कांग्रेस बस में। बस। तो वो उनको सबके साथ सब्जी बनाने का अनुभव है। जो दैनिक भास्कर Because में- देखो, हेमंत खंडेलवाल एक निश्चित रूप से अचानक एक चौंकाने वाला नाम था, लेकिन हेमंत खंडेलवाल का विरोध उस तरह से सार्वजनिक कि भाई कोई इसकी निंदा कहीं करे, भी नहीं हुआ। ऐसा कहीं कभी भी नहीं नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। बहुत पर्दे के पीछे की राजनीति करने वाले, जैसे अभिलाष जी कहते कि भास्कर ने जो इसका एनालिसिस छापा है तो उसमें लिखा है कि हितानंद शर्मा जी के 5 लोग हैं, मोहन यादव के 4 लोग हैं, शिवराज चौहान के 2 लोग हैं, नरेंद्र तोमर के 2 लोग हैं और सिंधिया जी के 2 लोग हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हेमंत खंडेलवाल नहीं तो संगठन मंत्री हितानंद शर्मा क्या मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं? यदि इनका एनालिसिस यदि हम माने तो हितानंद शर्मा जी के 5 लोग हैं इसमें और मुख्यमंत्री के 4 लोग हैं। तो मुख्यमंत्री की पहले संगठन में काफ़ी चलती थी, शिवराज जी की भी चलती थी, पटवा जी की भी चलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री से बिना पूछे मुख्यमंत्री की मंशा या उसके बिना कार्यकारिणी बनती नहीं थी। लेकिन आज की कार्यकारिणी में ऐसा दिख नहीं रहा है, यदि ये एनालिसिस सही है। पर मुझे लगता है कि एक राजनीति में दिल्ली में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, उसमें इस कार्यकारिणी के मद्देनज़र हम ये देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे हेमंत खंडेलवाल को काफ़ी मजबूत और उस तरीके से बनाने की भी कोशिश चल रही है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पिछले 2 साल से है, जो मोहन यादव जी की सरकार है, उसकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही है। तो मेरे ख्याल से उसके मद्देनज़र भी इस तरीके से किसी भी आज अब इस कार्यकारिणी को लेकर कोई भी विवाद उठकर नज़र आता हुआ दिख नहीं रहा है। कभी नहीं आता कि अभी नहीं आया कुछ, तो क्योंकि अभी शिवराज जी भी कुछ बोल नहीं रहे। शिवराज जी मध्य प्रदेश की राजनीति पर लगभग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। वो पिछले दिनों सतनाया कहीं पर गए थे, वहाँ पर काफ़ी विरोध का सहन करना पड़ा उनको, लेकिन वो किसानों की और उन सारी चीज़ों की बातें जो कांग्रेस ने किया था। लेकिन मूल बात वही है कि गुटीय राजनीति जो है राजेश जी, जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे थे, तो कांग्रेस में गुटीय राजनीति हमेशा भारी रही। एक ज़माने में तो मैंने देखा था कि नीमच या मंदसौर में सोनिया गांधी आई थी, तो कांग्रेस के जो आपने जिन लीडर्स के नाम लिए, तो मंदसौर में और नाहटा जी के कॉलेज के पर वो गए, तो वहाँ पर 7 या 8 हेलीकॉप्टर्स में मैंने खुद ने देखा है, उस सभा में मैं था, अलग अलग दिशाओं से। उस समय सुशील कुमार शिंदे मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो अलग अलग विमानों से कांग्रेस के 9 विमान वहाँ पर उतरे या हेलीकॉप्टर उतरे, और सारे श्यामाचरण शुक्ला विद्याचरण नहीं आए थे, जोगी, माधवराव सिंधिया, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, ये सब अलग अलग दिशाओं से आए। तो कहने का मतलब ये है कि एकता के लिए इनको कभी भोपाल में बाबूलाल गौड़ के खिलाफ
ये दिखाने के लिए कि अब पूरी कांग्रेस एकत्र है। लेकिन एक बात इस पे से याद आ रही है कि ये जो कांग्रेस का नया भवन बनने के बाद जो चुनाव हुए, वहाँ पर बम फूटे थे। आपके जो चुनाव हुए थे उसमें बड़े बड़े सारे लीडर्स लाइन में लगकर वोटिंग के लिए खड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए, अध्यक्ष के लिए? नहीं, अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष के लिए तो बहुत झगड़े उसमें भी होते। तो इतनी गुटीय राजनीति कांग्रेस में जो थी, उसके हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में, अभी आज की कार्यकारिणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगातार इसके पहले, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी में भी किसके गुट था कि यदि पटवारी थे तो पटवारी के खिलाफ कैलाश जोशी का गुट माना जाता था। पटवारी के गुट में अलग लोग थे, पटवारी, प्यारेलाल खंडेलवाल और इन सब लोगों के साथ में इनका अलग गुट था। या कुशाभाऊ ठाकरे यदि पितृपुरुष माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इन सारी गुटीय राजनीति से अलग थे। लेकिन फिर भी सारंग जी और पटवारी इनका एक गुट हुआ करता था। कैलाश जोशी को अलग थलग कर दिया था। जब सकलेचा जी मुख्यमंत्री बने तो उनका एक अलग गुट माना जाता। तो मालवा से जितने लोग आए, तो ये तीनों मुख्यमंत्री लगभग मालवा से ही आए थे। जो भारतीय जनता पार्टी की 1970 की सरकार बनी है, उसकी 90 में बनी। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कांग्रेस का संगठन, हमारे यहाँ तो दो ही पार्टीज हैं। हाँ, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। संगठन में इतना फर्क क्यों होता है? जैसे आपने तो कांग्रेस की राजनीति बहुत करीब से देखी, तो कांग्रेस के संगठन और बीजेपी के संगठन में क्या फर्क देखते हैं राजेश जी आप? देखिए, जैसे इन्होंने बताया अभी अभिलाष भाई ने कि मंदसौर के मैं भी था उस रैली में सोनिया गांधी की, तो कांग्रेस ने एक संकेत दिया। मेरी इसी तरह से एक डबरा कांग्रेस हुई थी 80 के दशक में, आपको अगर याद हो, और उसके बाद मोती माधव एक्सप्रेस चली थी। वो लंबी कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि जैसे मेरा मानना ये है कि कांग्रेस दरअसल एक पार्टी की शक्ल में कभी नहीं रही। अच्छा, 50 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, और मैंने देखा कि चुनाव के वक्त वो पार्टी के रूप में एक हो जाती है, अन्यथा पूरे 5 वर्ष वो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां रूल करती हैं। लेकिन मजबूत एक खास बात यह है कि उस समय केंद्र कांग्रेस का मजबूत होता था, इसलिए सारे क्षत्रप जो हैं वो सब उस छाते के तले एक हो जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम देखते हैं तो लगभग ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। हमने देखा है कि एक जमाना था जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जाते थे कार्यकारिणी की सूची लेकर के, एक फ्लाइट में जाते थे, दिल्ली से ओके करा के लाते थे। अब जैसे आपने अभी कहा ना कि मोहन यादव का कितना चला कितना नहीं चला, अब यह है कि दिल्ली से जो नाम आ गया, तो अब दिल्ली इतना मजबूत है कि अब उसको इस प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वह वहां से अपने आप नाम आ जाते हैं। इस कार्यकारिणी के पीछे, पर्दे के पीछे भी एक कहानी है कि जब से बहुत जल्दी ये मुख्यमंत्री जी और जब लेके पहुंचे वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, तो उनने जो संगठन मंत्री थे संतोष जी, उन्होंने देखा और कहा कि इसमें तो आपने शायद शिवराज जी से बात नहीं की है, तो जाइए ना शिवराज जी से चर्चा कर लीजिए। निश्चित बात है कि शिवराज जी आज के ज़माने में यदि आप देखें तो इस तरीके से पुल्स एंड प्रेशर्स हमेशा ही रहे हैं, क्योंकि कार्यकारिणी में अपने अपने फॉलोअर्स को, अपने अपने जितने उनके अनुयायी, उनको बिठाने के लिए। लेकिन अब शिवराज जी का कद इतना बड़ा हो गया कि वो खुद होकर टेलीफोन करके हेमंत खंडेलवाल को या मुख्यमंत्री जी को नहीं कहेंगे कि मेरे 4 लोग रखिए इसमें। लेकिन ये तो केंद्र को समझना चाहिए, जो शायद उन्होंने किया भी होगा। और इसी तरीके से कार्यकारिणी बनती, क्योंकि लोगों को मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बताना पड़ता है कि हमारा सबका चेहरा एक है, अंदर की जो खींचतान है वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में अपन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है या अनुशासन है, उसमें बहुत कुछ तो भूमिका दिल्ली की है। दिल्ली जो बोलती है वो लगातार होता है, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। जैसे राजेश जी ने कहा कि वो केंद्र यदि मजबूत होता है तो इस पर पार्टी में अनुशासन और तमाम चीज़ें बनी रहती हैं। और हम जब पत्रकारिता में आए, शुरुआत में राजेश जी भी साथ में थे, कि कांग्रेस हाई कमांड नाम की एक चीज़ हुआ करती थी। आला कमान। तो आला कमान कौन है? तो आला कमान ने जो कहा है, तो अर्जुन सिंह जी के ज़माने में ऐसी खबरें थी उस समय कि अर्जुन सिंह जी ने आला कमान को जो दिखाई, जो लिस्ट अपने कार्यकारिणी की बनाने के लिए, वो भी अध्यक्ष, और बाद में उसके नीचे से नाम बदल दिए और दूसरे नाम अपने लोगों के नाम डाल दिए। तो उससे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो लोगों को शायद नहीं पता लगते, लेकिन अंदर की जो अंदरूनी राजनीति है कार्यकारिणी की बनाने की, उसमें से बहुत सारे जो व्यथित कार्यकर्ता है वो बताते थे कि साहब हमारा नाम गया था ऊपर से, वो कैसे कट गया हमें नहीं मालूम पड़ा। तो मैं निश्चित चाहूँगा, अभिलाष भाई आपको याद होगा, और मुझे तो याद है, अच्छी तरह से याद है, कि एक ज़माने में परंपरा ये थी कि दिल्ली से या किसी स्तर पर नाम तय नहीं होते थे, कार्यकारिणी के पदों का भी चुनाव होता था और उस चुनाव में लोग खड़े होते थे और निर्वाचित होते थे।
तो लेकिन सब हमने तो नामांकित धीरे हो रहे हैं धीरे डेमोक्रेसी जो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त कर दिया। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चाहे जगह। दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, तो एक सामान्य तौर पर एक परंपरा थी कि जो कार्यकारिणी में जीत कर आए, हाँ कुछ स्थान रिक्त इसलिए रखे जाते थे कि भाई कुछ हो सकता है कि मान लीजिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं हो, तो फिर कुछ लोगों को नॉमिनेट कर लिया जाए। ये माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं हो तो उनको रखा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि चुनाव जो है ना, ये संगठन के चुनाव होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये संगठन के चुनाव मध्य प्रदेश में भी कहाँ हो रहे हैं। यदि आप देखो, आप याद होगा कि विक्रम वर्मा के विरुद्ध में शिवराज सिंह चौहान का चुनाव हुआ था। काफी हुआ था, हाँ, बिल्कुल। और उसमें फिर वो, तो इस तरीके से चुनाव पहले भी होते थे, और अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होने में पूरी पार्टी 2 गुटों में बढ़ जाती थी, और उसके बाद में फिर वोटिंग, और उसके बाद में फिर एक मेल मिला। लेकिन आंतरिक जो आपने जिसको कहते हैं ना कि इंटरनल डेमोक्रेसी, तो आंतरिक प्रजातंत्र जो पार्टियों का है वो इन कार्यकारिणियों में से बहुत ज़्यादा सामने नहीं दिखता है, क्योंकि यदि दिल्ली ही सब कुछ यदि निर्णय ले रही है तो फिर तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं। यदि आपको, जैसे आप मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा जाता है कि विधायकों का जो विधायक दल जो पहले निर्वाचित करता था उस हिसाब से कहाँ होता। तो आज मुख्यमंत्री यदि दिल्ली से चुनाव, यदि दिल्ली से नाम आ रहा है तो यहाँ एमएलए के हाथ में क्या बचा फिर। दोनों पार्टियों ने इस सिस्टम को अपना लिया, दोनों पार्टियों ने। वहाँ बीजेपी में भी ऐसे ही होता है और कांग्रेस में भी वैसा ही होता है कि ऊपर से, हालांकि कांग्रेस ने पिछले दिनों अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने देखा जब खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए, जिसमें दिग्विजय सिंह ने भी पर्चा खरीद लिया था और बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा था। वो भी एक रहस्य है कि क्यों विड्रॉ करना पड़ा था, और मगर वो भी लेकिन देखिए, अगर एक पार्टी के भीतर चुनाव हो रहा है तो नामांकन पत्र जारी होना, भरा जाना, विड्रॉ कर लेना, यही तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि एक नहीं, और ये राजेश जी जैसा आप कह रहे हो कि ये हर पार्टी के अपने संविधान में ये लिखित है, ये किस तरीके से चुनाव होगा, कौन चुनाव के लिए पात्र होगा, कौन चुनाव के लिए अपात्र होगा, ये सारी चीजें होने के बाद तो इंटरनल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश। लेकिन आपने खड़गे जी का नाम लिया, उस पर से ये बात याद आ रही कि जब ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस चीज पर आक्रमण किया कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस को चला रहा है, उसके बाद में एक नॉन नेहरू गांधी को आगे करना पड़ा, और उसमें फिर चुनाव हुए, और फिर शशि थरूर को बहुत पटाने की कोशिश की गई कि उनको वो नहीं खड़े रहे। लेकिन अच्छी बात है, चुनाव होकर यदि वो कोई लीडर इलेक्ट होकर आता है तो उसकी, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उसकी, जिसको कहते हैं कि पार्टी में भी बहुत चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो अप्रोच है वो कांग्रेस से बहुत अलग है, और इसके बारे में राजेश जी भी कुछ ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। 1980 में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ और बम्बई का जो उस समय बम्बई बोलते थे अधिवेशन हुआ, और उसके बाद से जो लगातार संगठन के अंदर की चुनावी यात्रा है वो भी हमने देखी है, और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की कांग्रेस की भी हमने यात्रा देखी है। तो हमने ये पाया है कि जितने चुनाव कांग्रेस के भीतर हुए, ठीक है कि सोनिया गांधी लगातार लंबे समय तक रहने वाली अध्यक्षा हैं, लेकिन इसके बाद भी जितने चुनाव कांग्रेस के भीतर हुए उतने चुनाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुए। आप देख लीजिए 1980 से उठाकर, और थे भी 2 शिखर पुरुष ऐसे थे कि जिनके ऊपर कोई शंका सवाल नहीं था, अटल जी और आडवाणी जी, उनके आचरण पर कोई सवाल नहीं था। दोनों के बारे में भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हैं, एक अटल जी का गुट है, एक आडवाणी जी का गुट है। लेकिन फिर भी आपको मालूम होगा ये कि जब भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी पहले अध्यक्ष बने 1980 के बाद, उसके बाद आडवाणी जी बने, उसके बाद कौन अध्यक्ष बनेगा, इसलिए राजमाता सिंधिया से बातचीत करने के लिए पहली बार गए थे। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कहा कि 2 दिन बाद मैं बताऊंगी, लेकिन उनको मनाने के लिए दिल्ली से ग्वालियर आडवाणी और अटल जी दोनों गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अध्यक्ष बनिए। तो ये भी देखने में मिला, और उसके बाद फिर एक किसी चुनाव में आडवाणी जी ने धार में, जो गुजरात से लगा हुआ सटा हुआ एरिया धार झाबुआ का, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बार ये बात करी कि अटल जी प्रधानमंत्री होंगे तो कैसा होगा। तो बाद में पूछताछ करने के बाद पता लगा कि अटल जी का नाम वो मार्केट में डालना चाह रहे थे आडवाणी जी, और देखना चाह रहे थे कि क्या रिएक्शंस आ रही है। वो मध्य प्रदेश में ऐसी जगह पे जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका था, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाका। तो कहने का मतलब ये है कि अटल जी आडवाणी जी अलग अलग गुट के यदि माने भी जाते हों, तब भी उन्होंने जिस तरीके का शासन या जिस तरीके का संगठन चलाया, उसकी आज भी कोई तोड़ नहीं है। नहीं, मगर आपने तो सिंधिया पे बड़ी किताब लिखी पूरे राजघराने पे और सिंधिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, तो राजमाता सिंधिया या विजया राजे सिंधिया क्यों अध्यक्ष नहीं बनी? उनके गुरु ने उनको मना किया था, ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जो गुरु थे दतिया में,
उन्होंने कहा कि ये कार्यभार आपको नहीं संभालना चाहिए। तो वो अटल जी अडवाणी जी 2 दिन वहाँ रुके रहे ग्वालियर में, उसके बाद उनकी वेट करते रहे कि जब तक वो नहीं कहती है। तो शी हैड, मतलब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा और एक कारण और भी है, भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष पद की परंपरा है वो ऐसी नहीं है कि वो आयातित किसी पार्टी से संबद्ध रहा हो और उसके बाद उसको अध्यक्ष बनाया गया हो। ना अटल जी की, ना आडवाणी जी की, ना कुशाभाऊ ठाकरे की, ना बंगारू लक्ष्मण की, वेंकैया नायडू की, ना बंगारू लक्ष्मण की, ना राजनाथ सिंह की। सभी वो लेकिन गडकरी की, विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में थी, आप याद करिए। इंदिरा गांधी के और खिलाफ चुनाव लड़ा द्वारिका उन्होंने। प्रसाद डीपी मिश्रा से कुछ ईगो टक्का टकराव हुआ और तब उन्होंने सरकार गिराई। इसलिए अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग खफा हो सकता था कि कांग्रेस से आए लोग जो है, अब हालांकि ये भी छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और उठाने में मतलब जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक वर्षों में जब कोई चंदा नहीं दे रहा था तो राजमाता सिंधिया ने काफी मदद करी थी। भोपाल में सर वो एक काशना बंगला है जहाँ पे अब नरेंद्र शिवाजी पटेल रहते। पिछले दिनों में उनके घर इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने उनको बताया कि इसी बंगले के लॉन पे सारे विधायकों को बिठाला गया था रात भर और अगले दिन हाउस में ले जाया गया था। तो ये बात उनको मालूम थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने विजय राजे सिंधिया जी की याद में यहाँ पे भारत माता मंदिर बनाया हुआ है और इस बंगले का नाम चूंकि काशना बंगला है तो काशना बंगले में मैंने काशी भवन का दिया। मध्य प्रदेश में ये भी है कि जब भी पार्टी कोई नया अपना दफ्तर बनाती है वो चुनाव हार जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने तो नया दफ्तर बनाने के बाद तो सरकारें बनाते गई। पर कांग्रेस ने जैसे नया भवन बनाया और चुनाव हार गई। तो गुफरान आजम का नाम उस समय आया था कि गुफरान आजम ने कांग्रेस की जो जिसको कहते हैं कि कार्यकारिणी की जो झगड़े हुए थे उसमें बम फटे वगैरह, गुफरान आजम ने वो सारी चीज की थी। एकदम से सारे हथियार लगभग चल रहे थे ऐसा। आज भी आप देखिए ना, कांग्रेस में यदि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी और पीसीसी के अध्यक्ष पटवारी जी की कहाँ पटरी बैठ रही है, और यदि वो पटरी नहीं बैठ रही है तो निश्चित रूप से वो संगठन कितना मजबूत होगा। संस्कार ही ऐसा है। कांग्रेस में ये तय ही किया जाता है कांग्रेस नेताओं की पार्टी होती है, लॉबी के ना हो। हाँ, कांग्रेस नेताओं की पार्टी होती है। बीजेपी में भी लगभग ये किया जाता है। बीजेपी में नेताओं की पार्टी के नेता होते हैं और कांग्रेस नहीं। पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अनुशासन वाली पार्टी है, उसमें उमा भारती ने वो बड़ा हुड़दंग मचा के बाहर हो गई, अलग से पार्टी बनाई उन्होंने। तो इस तरीके के अटल जी अडवाणी जी के सामने उन्होंने परेड बुक करी दिल्ली में और मध्य प्रदेश में उन्होंने निकाल हटने। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी झगड़े काफी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निकल के गए उनकी पार्टियां चली कहाँ। नहीं वैसे और सब वापस आ गए, कल्याण सिंह देख लें और सब वापस आ गए। कुल मिला के जो कार्यकारिणियाँ होती हैं जिसकी हम लोग चर्चा की गई, तो बहुत कुछ एडजस्ट करने की चीज़ें होती हैं, सेफ्टी वॉल्व होता है। लेकिन मैं साथ में ब्रजेश जी ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब गंभीरता के साथ में कि ये जो कार्यकारिणी बनती है इसके बाद में जो पदाधिकारी होते हैं वो लोग अलग अलग, उनकी बहुत शिकायतें आती है। तो यदि भोपाल शहर का कोई अध्यक्ष है या इंदौर शहर का कोई अध्यक्ष है तो इनके बारे में बहुत शिकायतें अलग अलग जगह पर इनके नेताओं की वो फिर वसूली या दुनिया भर की दादागिरी और इस तरीके से करने। तो हेमंत खंडेलवाल जैसी अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से होर्डिंग नहीं लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने होर्डिंग, उसके बाद में उन्होंने अपने जन्मदिवस पर होर्डिंग नहीं लगाए थे। तो यदि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यदि इस तरीके से नए कार्यकारिणी बनती है तो उनको जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सरकार है, इसलिए उनसे ज़्यादा अपेक्षा है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी कहूँगा कि जैसे कार्यकारिणी का दरअसल मकसद क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष या महासचिव, जो भी, ये 4 लोग मिलके, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की आबादी 15 करोड़ है मान लीजिए, तो अब 15 करोड़ में 4 लोग तो नहीं संभाल सकते। तो कार्यकारिणी के सारे सदस्य मिल करके एक जो सामूहिक नेतृत्व की जो भावना जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, उनका मकसद ये होता था कि कार्यकारिणी के सारे सदस्य मिलकर के और इस पार्टी का संगठन चलाएं। बिल्कुल। अब हो ये गया है, जैसा अभिलाष भाई कह रहे हैं कि वो सबने अपनी अपनी दुकान का, आप उनकी गाड़ियों में देखेंगे तो इतनी बड़ी नेम प्लेट लगी है। और कुल मिला के नहीं, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ भी, हेमंत खंडेलवाल जी को मालूम होगा या यादव जी को भी मालूम होगा, बहुत सारी वसूली वगैरह की शिकायतें बहुत अलग अलग जगह से आती थी, क्योंकि 20 साल से इनका वो है। तो एसपी, कलेक्टर, दुनिया भर के सारे अधिकारी इन लोगों के बारे में, आप देखो कुलपतियों की नियुक्ति कैसे हो रही है। अच्छा ये कि शिकायतें आती हैं तो हेमंत खंडेलवाल जी ने कुछ कार्यवाहियां भी की हैं, बुला के फोटो भी बाद में रिलीज किए। तो कुल मिला के बड़ा मकसद ये है कि जो कार्यकारिणियां हैं उनके पर्दे के पीछे बहुत दांव पैंच होते हैं। हर नेता अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहता है, मगर उस सबके बाद भी यहाँ तो कार्यकारिणी बन गई है,
कांग्रेस के मुकाबले बहुत नन्ही सी कार्यकारिणी है। उम्मीद की जानी चाहिए कार्यकारिणी से एक अच्छा नेतृत्व उभर के मध्य प्रदेश में आएगा। तो आप दोनों महानुभावों ने जो बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी कार्यकारिणी के बहाने और बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें की, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।